उत्तर वैदिक काल। या आर्य युग। हड़प्पा की विनाश के बाद अगर कोई सभ्यता प्रचलन में आई तो वैदिक सभ्यता, इसे वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं। वैदिक सभ्यता प्रचलन में आई। इस सभ्यता का जिक्र वेदों में मिला है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया है। ये 1500 से 600 ईस्वी के मध्य की सभ्यता है। इसके प्रवर्तक आर्य थे, इसीलिए इसे आर्य युग भी कहा जाता है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या स्वतंत्र व्यक्ति। माना जाता है कि आर्यों ने भारत पर एक से अधिक बार आक्रमण किए थे, यानी युद्ध लड़े थे। इसलिए इसके दो स्रोत हैं, पुरातात्विक और अभिलेखी। इसमें एक तो दूसर मृद भांड जो मिले वो पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई में, दूसरा हरियाणा के भगवानपुरा में भी कुछ अवशेष मिले हैं, यानी 13 मकान वाले घर, और पंजाब में भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। एक अभिलेख है बोगाज, उसमें भी इसका जिक्र मिला है। उसके अलावा राजा सुब्बलियम और मित्राती राजा के बीच की संधि का भी वेदों में जिक्र है, ये पुरातत्विक साक्ष्य में आते हैं। और इंद्र देवता, इंद्र और अश्वनी, इंद्र मित्र अश्वनी, इनका भी इसमें जिक्र है। कुछ अब आते हैं अभिलेखी साक्ष्य में। इसमें ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। जब वेद पढ़ेंगे तब इनका विवरण होगा, वर्णन किया जाएगा। ऋग्वेद में अभिलेखी साक्ष्य हैं, इसमें देवताओं का वर्णन है। विंटरनिज थे, उन्होंने बताया कि आर्य 2500 ईस्वी पूर्व आए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि 6000 वर्ष पूर्व आए, 6000 ईस्वी पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व, सॉरी। और मैक्स मुलर ने बताया कि 2500 ईस्वी पूर्व आए लगभग। तो इसी के सिद्धांत को सही माना गया मैक्स मुलर वालों को। बाल गंगाधर तिलक ने एक और चीज कही थी कि ये आर्य जो है, इन्होंने भारत पे, मतलब ये मत माना गया कि इन्होंने भारत पे कई बार आक्रमण किया। तब भारत का कबीला सबसे महत्वपूर्ण था भरत। इनके शासक वर्ग थे त्रस्तु।
इन्हीं कबीलों पर आक्रमण कर जीत कर उन्हें अपने कबीले बनाए, इनमें 5 कबीलों का जिक्र है। जैसे एक अनु, द्रुहु, इन्हें इन्होंने पंचजन के नाम से जाना जाता है। जन का मतलब पहले जनपद से हो जाता, पंचजन के नाम से इन कबीलों को जाना जाता था। जहां जहां ये जीतते गए वहां रहते गए और एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में रहे। इनका आगमन जो था 15 ईस्वी से बहुत थोड़ा सा पहले का माना जाता है। तो ये सबसे पहले माना जाता है कि आर्य जो है सप्त सिंधु, जो 7 नदियां हमारी, वहां सबसे पहले आए। चिनाब, सिंधु, सरस्वती, रावी, ब्यास, झेलम, इन नदियों के किनारे आए। इनमें सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण थी। आर्थिक रूप से भी सिंधु नदी को बहुत महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। इसके अलावा कुछ अफगानिस्तान की नदियां जिनका जिक्र है, जिनमें गोमती है, स्वात है, इन नदियों का जिक्र है। क्योंकि अफगानिस्तान तब भारत का हिस्सा था, तो ये जब आर्य आए तो कुछ उन नदियों के किनारे, क्योंकि जल मार्ग का वैसे तो कोई जिक्र है नहीं स्पष्ट, लेकिन जल मार्ग की जानकारी थी, लेकिन इनके व्यापारिक रूप से देखा गया कि जलमार्ग और थलमार्ग दोनों को जानते थे। ये विजयी इसलिए हो जाते थे कि एक तो इनके पास रथ थे जो घोड़े से चलते थे, यानी घोड़े थे, और अपने शरीर पर कवच धारण करते थे, और लोहे के औजार थे, चाहे वो तलवार के रूप में थे या अन्य नुकीले औजार थे, वो लोहे के थे। इसलिए इनकी जीत भारत में हुई और ये यहां आकर धीरे धीरे विस्तृत क्षेत्र में रहने लग गए। यहां जब रहने लग गए तो उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रणाली बनाई कि राजनीति, तो क्योंकि ये जब भारत आए थे तो एक बोले आते थे दास या दस्यु, जिनका जिक्र पुराने सभ्यताओं में है। तो ये माना जाता है कि किसी सिद्धांत भी है कि सबसे पहले दास थे, उन्होंने हड़प्पा संस्कृति जो थी वो दासों की, दास उसके जनक थे, तो उनसे इन आर्यों की सबसे पहले युद्ध हुआ था, उनसे ये जीत गए थे। और उसके बाद फिर इन्होंने अनेकों बार अलग अलग स्थान पर अलग युद्ध किए और ये यहां पूर्ण रूप से बस गए। इन्होंने फिर अपना एक अलग कानून, कानून क्या, इनकी जो कानूनी व्यवस्था थी वो भी बनाई, सभागार बनाए, समितियां बनाई जहां लोग आपस में चर्चाएं करते थे। अलग एक राजा होता था, राजा के पास बस जमीन का अधिकार नहीं होता था, वो युद्ध पे ही निर्भर रहते थे। और जब इन्होंने खुद को रहने के लिए बांटा तो सबसे छोटी इकाई कुल या गृह था, ग्राम था, उसके बाद विष था, उसके बाद जन था, जन के बाद राष्ट्र था। यानी कुल, ग्राम, विष, जन, जन का मतलब जनपद से था, लेकिन जनपद का जिक्र इसमें मिला नहीं है। कुल या गृह, ये भी, ये जो लोग थे आर्य वैदिक काल में, यहां भी पहले चोरियां बहुत होती थी। चोरी, छिनैती और राहजनी का जिक्र है। सबसे ज्यादा अपराध जो था वो पशु चोरी का माना जाता था, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। दंड की व्यवस्था थी, शारीरिक दंड और शारीरिक दंड और जुर्माने का भी यहाँ जिक्र है। और सबसे ज्यादा जो अपराध में थे वो पणी लोग करते थे।
पढ़ी करते थे, ये चोरी ज्यादा करते थे, तब भी चोरियां होती थी उस युग में भी। इनको दंड बतौर, जैसे सूदखोर का पैसा न चुकाने के एवज में उनका इन्हें दास बना दिया था, नौकर बना दिया जाता था, ताकि उसका ऋण चुका जा सके। एक व्यक्ति की हत्या का दंड 100 गायों की हत्या के बराबर माना जाता था, लेकिन उसे भी मृत्युदंड देने का या कोई प्रावधान नहीं था, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं देते थे। बेटे का जो अधिकार था, कानूनी अधिकार पिता की संपत्ति पे था। बेटी का पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं था, बशर्ते अगर बेटी शादी न करे या कुंवारी, मतलब शादी न करे तो पिता घर में, तो संपत्ति का अधिकार था। विवाह मुख्य रूप से 17 साल की उम्र में होते थे, और पुनर्विवाह का ज्यादा जिक्र नहीं मिला है, और एक ही पत्नी रखने का चलन था, लेकिन जो संपन्न लोग थे, धनाढ्य थे, वो एक से अधिक पत्नी रख लेते थे। जब बेटी विदा होती थी, शादी समारोह करते थे, तो कुछ उपहार भी देने का प्रचलन था। यदि बेटी की शादी पे उत्सव मनाए जाने का आग्रह था, और बेटी को राजनीतिक, बेटी को वैसे सारे अधिकार थे, बेटी को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं था। बेटी को प्यार देने के बावजूद भी, और संपत्ति में भी सामान्य रूप से हिस्सा नहीं ले सकती थी, बिना कंडीशन ये अपना हिस्सा नहीं ले सकती थी। मुख्य रूप से खाने में ये चावल, दूध, दही का भी जिक्र है। मांस, ये जानवरों का शिकार करके मांस खाते थे। अनाज में चावल और जौ, गेहूं को गोंदूम कहते थे, खाते थे। और जानवरों को शिकार करके खाते भी थे, और जानवरों के, यानी जो मृग है, हिरण के खाल के कपड़े पहनते थे, ऊनी कपड़े पहनते थे, सूती कपड़े पहनते थे। और मुख्य व्यवसाय था आजीविका का साधन कृषि था, उसके बाद पशुपालन सेकेंडरी व्यवसाय था, बैल चलाने का ज्ञान था, लोहे के और औजारों से ये हल या जुताई करते थे। जो संपन्न व्यक्ति थे उन्हें गोपत कहते थे, और जो राजा होता था उसे गोपति कहते थे। खेती में व्यापार, अपनी फसल को बेचने के लिए विनिमय करते थे, तो ये माना जाता है कि समुद्री मार्गों से भी सुदूरवर्ती प्रदेशों में जाते थे। और भूमि जो है सामान्य रूप से सभी लोग करते थे, भूमि राजा के कब्जे में नहीं थी, ऐसा माना जाता है। व्यापार के लिए विदेशों में जाते थे, लेकिन ये कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इन्हें जलमार्ग की ज्यादा जानकारी थी। लेकिन जब ये आए जलमार्ग से, क्योंकि सारे आए सातों नदियों के किनारे आए थे, तो माना जाता है कि जलमार्ग के जानकार थे। एक जगह साक्ष्य मिले हैं, अश्विनी ने, एक राजा के बेटा, जो उनका जहाज खराब हो गया था पानी में, तो ऋग्वेद में जिक्र है कि 100 पतवार की फिर दूसरे व्यक्ति ने नाव भेजी थी, जिससे उन्हें मदद मिली थी। तो ये माना जाता है कि ये पानी के मार्गों का प्रयोग करते थे। इनके धार्मिक धार्मिक जीवन की बात करें तो किसी विशेष देवता की पूजा का प्रचलन नहीं था, मंदिर पूजा का प्रचलन नहीं था। मुख्य रूप से सूर्य, धरती की पूजा करते थे। इसके अलावा आकाश देवता को मानते थे, अग्नि को मानते थे, अग्नि प्रज्वलित भी करते थे, सोम देवता की पूजा करते थे। इसके बाद का डेवलप है उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल के बाद ये 1000 से 600 ईस्वी, ये 1000 था।
इसमें ऋग्वेद का जिक्र था और इसमें अथर्ववेद, सामवेद और सामवेद, यजुर्वेद, तीनों कालों का इसमें जिक्र है। पाकिस्तान के गंधार में शवों के साथ जो दफनाए जाते थे, लोहे के औजार भी मिले हैं। तो ये माना जाता है कि कांसे और तांबे के अलावा ये लोहे का प्रयोग ज्यादा करते थे। इन शास्त्रों में, वेदों में 700 स्थलों का जिक्र है। लगभग 700 स्थल उत्तर वैदिक काल में मिले हैं, लेकिन 4 जगह ही ज्यादातर खुदाई हुई है। जहां हस्तिनापुर है, एक जगह गोम है। और क्योंकि इस काल में लोहे का प्रयोग ज्यादा हुआ है, तो कृषि के जो उपकरण थे वही लोहे के उपकरण यूज करते थे। हल के रूप में बैल और हल जोतने की कला से विज्ञ थे। इनका भी सामाजिक जीवन वैदिक काल के लोगों से जुड़ा हुआ था, समान ही था। कच्ची पक्की ईंटों के मकानों में रहते थे। इनके यहाँ मकानों में मुख्य रूप से अतिथिगार और विश्रामागार अतिथिगार इनके यहाँ मिले हैं। इसके अलावा परिवार जो थे एकल रूप में और संगठित रूप में दोनों तरह से रहते थे। और परिवार में कंट्रोल पिता का रहता था। इसमें 4 वर्णों का जिक्र किया गया है। 4 आश्रम है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। इसमें ब्रह्मचर्य में ब्राह्मण के लिए 8, क्षत्रिय के लिए 11 और वैश्य के लिए 12 ज्ञान प्राप्त करने के लिए। गृहस्थ में जो लोग, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में आप एकांतवास, मनन चिंतन कर सकते हैं। इस काल में अंतर्वर्णीय विवाह भी मतलब विवाह व्यवस्था जो थी, अंतर्वर्णीय विवाह, बहुविवाह का ज्यादा जिक्र नहीं मिला है, लेकिन दहेज प्रथा का चलन था। और इस काल में स्त्रियों को बहुत प्रेम दिया जाता था, लेकिन उन्हें राजनीतिक रूप से अधिकार नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्री की जन्म को निंदा माना जाता था। बेटी के जन्म पर निंदा शोक मनाया जाता था, और बेटे के जन्म पर उत्सव। ये माना जाता था कि बेटी का जन्म दोष माना जाता था, और बेटे के जन्म को परिवार का रक्षक माना जाता था। आर्थिक रूप से ये लोग खेती पर ही आधारित और पशुपालन पर आधारित थे। खेतों में जुताई, बुवाई, कटाई लोहे के औजारों से अधिकांशतः करते थे। गेहूं की खेती, चावल, जौ, मूंग, सारी खेतियां करते थे। लेकिन सिंचाई में ये इनसे भी आधुनिक हो गए थे। इनकी सिंचाई के साधन में कुआं और नहरों का भी जिक्र मिला है। यानी ये खेतों की सिंचाई जो करते थे, प्राकृतिक रूप से बारिश होती थी, और उसके अलावा नहरों और कुओं से ये खेतों की सिंचाई करते थे। पशुपालन में मुख्य रूप से बैल, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट पालते थे। उसके अलावा व्यवसायिक रूप से ये मछुआरे, धोबी और चिकित्सक का भी कार्य करते थे। चिकित्सा का भी इन्हें ज्ञान था।
और पुरुषों के साथ साथ महिला भी व्यवसाय में बहुत भागीदारी रखती थी, और वो ऊन के साथ साथ सूत के कपड़े बनाती थी। और इनके यहाँ सुई का भी जिक्र है, यानी एक तो जानवर की खाल के कपड़े बनाए जाते थे, उसके बाद भी जो कपड़े सिलने के लिए सुई का जिक्र है। ये लोग स्वर्ण का व्यापार करते थे। सोने के तौल को 320 रत्ती के बराबर माना जाता था। सोने का तो वजन तोलते थे रत्तियों से। सूदखोरी इनका मुख्य व्यवसाय था, ब्याज पे पैसे देने का। पुरोहितों को मानते थे। वेदों में पुरोहितों का जिक्र है, जिनसे हवन पूजा और अन्य अधिष्ठान कराते थे। इस युग में 4 वर्णों का जिक्र है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। चारों वर्णों का जिक्र वेदों में है। सामवेद में गायन का जिक्र है। अथर्ववेद में टोना टोटका का जिक्र है। और यजुर्वेद में यज्ञों का जिक्र है। वेदों के जब पढ़ाएंगे तब वेदों के बारे में जानकारी विस्तृत रूप से लेंगे। ये वर्ण हो गए चारों, ये इनकी निवास की व्यवस्था हुई। कुल, गांव, विश्व, जन, राष्ट्र, यानी कुल को घर बोलते थे। ग्राम होता था, ग्राम से बड़ा विश्व होता था, उससे बड़ा जन या जनपद। वैसे ऋग्वेद में इनका जिक्र मिला नहीं जनपद का कहीं। जनपद का नहीं मिला, जन शब्द का मिलाते माना था, जन शब्द जनपद से होगा और राष्ट्र।